हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और उसी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में अब तक आपका 7 चैप्टर खत्म हो चुका है। आज से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 जब आप सिलेबस में देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें आपको ढेर सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 8 को हम टोटल 3 पार्ट में, जी हाँ, टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम इसको खत्म कर देंगे सारा टॉपिक। आज वाला लेक्चर पार्ट नंबर 1 होने वाला है जिसमें हम किस किस टॉपिक को खत्म करेंगे। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जी हाँ, ओटीसी मेडिकेशन होती क्या है उसके बारे में उसका डिफिनीशन देखेंगे। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है उसमें, ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंस करने में उसकी नीड क्या होती है, साथ ही साथ ओटीसी मेडिकेशन इंडिया के अंदर उसको हम समझेंगे। और पेशेंट काउंसलिंग ओटीसी मेडिकेशन से रिलेटेड या ओटीसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे करनी चाहिए उसकी भी चर्चा या उसको भी हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में ये सारे टॉपिक और पार्ट 3 में, मतलब टोटल 3 पार्ट में ये खत्म कर देंगे। तो इसके आने वाले जो भी पहला, दूसरा, तीसरा सारे पार्ट कवर कर लेना, जिससे इस पूरे टॉपिक या इस पूरे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए आपके फाइनल एग्जाम में या इससे बने हुए एमसीक्यू जो कि एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं, वो सब कुछ आप लोग कर सको, क्लियर कर सको। जी हाँ, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस टॉपिक को पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ओटीसी मेडिकेशन का, तो ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर। जी हाँ, ओवर द काउंटर ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि पेशेंट डायरेक्टली फार्मासिस्ट से ले सकता है या दुकान से ले सकता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दी जा सकती है। जी हाँ, ऐसी मेडिकेशन जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती है या बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती है, जैसे कॉमन कोई कोल्ड हो गया, कोई एंटी एलर्जी हो गई, कोई आपका बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, इन सभी चीजों को, चाहे कब्ज हो गया या फिर अलग अलग जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, ओटीसी मेडिकेशन वहां पे दी जाती है जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। इसी के बारे में है, तो इसको समझ गए। अब हम डिफिनीशन की बात कर ले कि ओवर द काउंटर ड्रग क्या होती है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जो ओवर द काउंटर यानी कि जो ओटीसी ड्रग होती है ना, ऐसी मेडिसिन होती है जो कि डायरेक्टली बेची जाती है, दी जाती है, सोल्ड की जाती है किसी भी पेशेंट को, किसी भी कंज्यूमर को, विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर। जी हाँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओटीसी मेडिकेशन जो कि डायरेक्टली आपको पेशेंट को, कंज्यूमर को दी जाती है ना, वो कहलाती है ओवर द काउंटर ड्रग्स। जो कि किसके कंपैरिजन में, देखो कभी कभी बहुत जो क्रिटिकल बीमारियां होती हैं वहां पे डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी आप उसे सोल्ड कर सकते हो, तभी बेच सकते हो। लेकिन ओटीसी मेडिकेशन में क्या होगा, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग होती है जो ओवर द काउंटर दी जाती है, तो जैसे आपका माउथ वॉश वगैरह हो गया, है ना, जिंजीवाइटिस की समस्या होती है तो वहां पे जो क्लोरहेक्सिन का माउथ वॉश है वो भी ओटीसी मेडिकेशन के अंतर्गत आती है। कोई आपको चोट वगैरह लग गई एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जैसे पोविडोन आयोडीन, वो भी ओटीसी मेडिकेशन में आती है। एंटी फंगल ड्रग होती है जैसे डस्टिंग पाउडर हो गया, कॉट्रिमाजोल क्रीम हो गई, ये भी ओटीसी मेडिकेशन में आ गया। कफ वगैरह हो गया तो वहां पे आपका जो लोजेंजेस होता है, सिरप वगैरह, वो भी दी जाती है। कोई एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक ड्रग है तो वहां पे भी ओटीसी में आ जाती है। कभी कभी जो एनाल्जेसिक, दर्द निवारक जो क्रीम है, जो मूव ऑइंटमेंट, ओमनीजल, ये सब देखा होगा ना, वो भी ओटीसी में आएगी। कोई बुखार की दवा है छोटी मोटी जैसे पैरासीटामोल हो गया, वो भी ओटीसी में आ जा रही है। साथ ही साथ ओटीसी प्रोडक्ट की बात कर ले, जैसे आपका क्या है, बंद नाक को खोलने के लिए आपके जो स्प्रे आते हैं, और डैंड्रफ को दूर करने के लिए जो शैम्पू आती है, जो आपका पेट वगैरह साफ नहीं हो रहा है या कब्ज की समस्या है, वहां पे जो लैक्टुलो सोल्यूशन है। कोई एंटीबैक्टीरियल है पिंपल वगैरह पे, कोई एंटीसेप्टिक है, कोई आपका नजल डिकंजेस्टेंट है, कोई लैक्सेटिव, ये सभी का सभी, जैसे बिसाकोडिल, डल्कोफ्लेक्स और लैक्टुलोज, ये सब आपने देखा होगा ना, ये सब का सब ओवर द काउंटर मेडिकेशन के अंतर्गत दी जाती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी दी जा सकती है। छोटी मोटी जो आपकी दिक्कतें होती है, माइनर एलिमेंट्स, उनको ट्रीट करने का काम करती है। तो आई होप ओटीसी मेडिकेशन क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हैं उसी सिलेबस में जो आगे टॉपिक है, नीड ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन या फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। जी हाँ, फार्मासिस्ट का क्या जरूरत होता है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है ओटीसी मेडिकेशन को देने में, या ओटीसी मेडिकेशन के रिगार्डिंग फार्मासिस्ट क्या क्या स्टेप अपनाता है, क्या क्या सावधानियां अपनाता है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है
उसको ट्रीट करने में एक्सेस को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ चीपर और क्विकर होती है, यानी ओटीसी मेडिकेशन में क्या होता है, आपको डॉक्टर से बार बार सलाह नहीं लेनी है। अब छोटा मोटा जो एलिमेंट्स है आप फार्मासिस्ट से बताओ फार्मासिस्ट क्या किया, उस चीज का दवा दे दिया, तो वहां पे फीस बचा। हॉस्पिटल पे आने जाने का जो खर्चा होता है, यानी कि अननेसेसरी जो हॉस्पिटल पे विजिट करते हो ना, वो चीजें अवॉइड हो जाती है। कब? जब ओटीसी मेडिकेशन आप फार्मासिस्ट से लेते हो, या आपका जो हॉस्पिटल का खर्च है, आने जाने का फीस का, डॉक्टर का, वो चीजें यहाँ पे अवॉइड हो जाती हैं। तो भैया फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या करता है, अपना जो उसको नॉलेज होता है, प्रोफेशनल नॉलेज होता है, उसके अपॉन ये इंश्योर करता है कि ओटीसी मेडिकेशन, सही मेडिकेशन, जहां पे डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने डोज को देखते हुए वो आपको देता है, और स्टोर करने की बात करता है, सलाह देने की बात करता है, और सही दवा सही पेशेंट को देने का काम वहां पे फार्मासिस्ट कर देता है। तो वहां पे उसका रोल होता है ओटीसी मेडिकेशन में। अगर हम बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में रोल है, उसको डिस्पेंस कर रहा है, जब एक्चुअल में क्या रोल है, उसमें क्या 3-4 पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे समझोगे। बड़े नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से आप कर सकते हो। चलो, अगर हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के रोल की, जब वो ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंस करता है, तो भैया फार्मासिस्ट को हमेशा एडवाइस करना चाहिए जो सही मेडिकेशन हो, बेस्ट मेडिकेशन हो, किस हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, ताकि वो डिजीज का स्टेट का पता लगा सके, पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर बहुत क्रिटिकल है तो वो ये भी सलाह दे कि आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, या नॉर्मल छोटा मोटा एलिमेंट्स है तो वो ओटीसी मेडिकेशन दे सकता है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट को ही मस्ट इंटरेक्ट विद पेशेंट, जी हाँ, पेशेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए, और जो क्या कॉज है उस बीमारी का, पेशेंट के प्रॉब्लम का क्या कॉज है, उसकी सीवियरिटी का क्या कॉज है, उसका पता लगाए, उस पे रिलेटेड सलाह दे, क्या परहेज करना है, क्या चीज आपको एक्सरसाइज करनी है, या कोई लाइफस्टाइल में चेंज करनी है ना। तो यानी कि आपका जब इफेक्टिवली बातचीत होगी, डायलॉग होगा पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में, तो चीजें पता लगेगी, पेशेंट की प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री पता लगेगी, डिजीज स्टेट पता लगेगा, और वो अपने स्किल से आपको ओटीसी मेडिकेशन दे सकता है। और साथ ही साथ फार्मासिस्ट को टाइम देना चाहिए, पेशेंट को समझाना चाहिए, पेशेंट से बातचीत करनी चाहिए, जिससे वो पेशेंट के हेल्थ का प्रॉब्लम का पता लगा सके और अच्छे से मेडिकेशन दे सके। तो ये तो हो गया रूल। और साथ ही साथ फार्मासिस्ट और क्या क्या चीजें कर सकता है, यानी कि जो भी सिम्टम है पेशेंट का, उसका पता लगाए, और एडिक्वेट उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करे, और अपनी स्किल का प्रयोग करके अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सकता है। अलग अलग चीजें जैसे क्या होता है, कोई अगर कंडीशन ज्यादा वर्सन है तो वहां पे फिजिशियन को वो रिफर कर सकता है। साथ ही साथ और कोई मेडिकेशन की नीड है तो वो बता सकता है, दे सकता है, कोई सलाह दे सकता है। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट ड्रग अगर उसको देनी है तो कौन सी सही दवा रहेगी, उसका डिजीज स्टेट, उसका एज, जेंडर, सब कुछ जान करके उस हिसाब से सही दवा देना। साथ ही साथ काउंसलिंग से रिलेटेड एडवाइस देना। तो ये चीजें आपका कह सकते हो ये रोल में हो सकता है। चलो, सबसे रोल में पहला क्या है, रिफरल टू फिजिशियन। जी हाँ, अगर क्या होता है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई अगर फार्मासिस्ट एबल नहीं है उसको हैंडल करने में, तो हमेशा उसे ये सलाह देना चाहिए कि आप डॉक्टर को विजिट करो, या डॉक्टर को उसे रिफर कर देना चाहिए, है ना। तो वहां पे फिजिशियन का कंसल्टेशन बहुत जरूरी हो जाता है, तब जाके फार्मासिस्ट आपको कोई भी जो फिजिशियन सलाह देगा, या फिजिशियन से आप सलाह लेके उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी आप डोज वगैरह दे सकते हो, दवा दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिम्टम बार बार आ रहा है, रिकरिंग हो रहा है, बार बार वही सिम्टम आ रहा है, और सिम्टम बहुत ही वर्सन हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, मेडिसिन का जो एडीआर आता है, तो उस समय क्या होता है कि डॉक्टर से रिफर करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि एडीआर भी आने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा ओटीसी मेडिकेशन लेना भी दिक्कत हो सकता है। तो हमेशा डॉक्टर से भी रिफर करें, डॉक्टर से भी सलाह लें। उसके बाद अगर कोई मेडिकेशन की नीड हो, कोई चीज की नीड हो, यानी कि फिजिशियन से रिफर होने के बाद जो ओटीसी मेडिकेशन आपने दे दी, या कह लो ओटीसी मेडिकेशन खुद से दे दी पेशेंट को इलनेस के लिए, तो सम टाइम क्या होता है, सिम्टम आपके क्या होता है, यहाँ पे कोई सिंपल या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर लेने की आवश्यकता है, जो कि वहां पे जरूरी हो जाता है। जैसे क्या होता है, हर बार दवा ही काम नहीं करती, कभी कभी क्या होता है, बेड रेस्ट आप सलाह दे सकते हो। जैसे कोई भी आप क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की, उसको समझ गए, तो वहां पे आप उनको क्या सलाह दे सकते हो कि आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्लूइड वाली चीजें या कुछ ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपका जो भी
पेट की समस्या हो या जो भी बीमारी हो वहाँ पे डाइट के द्वारा वो ठीक हो सके। साथ ही साथ अगर साल्ट वाटर वार्म वाटर से गार्गलिंग वगैरह करनी हो तो ये सलाह दे सकते हो। स्टीम का इनहेलेशन भाप लेना है तो उसकी सलाह दे सकते हो। स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट करता है तो उसको मना कर सकते हो, स्मोकिंग करना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है डिजीज और भी घातक हो सकती है। कोई अगर टोबैको तंबाकू खा रहे हो या अल्कोहल वगैरह ले रहे हो तो उस कंडीशन में भैया आप सलाह दे सकते हो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई ले रहा है या ऐसी हानिकारक चीजें अगर पेशेंट कंज्यूम कर रहा है जो कि वो डिजीज के लिए हानिकारक है या उसके डिजीज को और वर्सन कर सकता है या उसकी कंडीशन को और खराब कर सकता है, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या करना है, सलाह देना है। किसके द्वारा? फार्मासिस्ट के द्वारा। तो यही तो रोल में आता है। फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा ओटीसी मेडिकेशन में? फिजिशियन को रिफर कर सकता है, कोई मेडिकेशन या कोई सलाह देना है तो वो बता सकता है। साथ ही साथ एप्रोप्रिएट ड्रग का सिलेक्शन करना। जी हाँ, फार्मासिस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के बेस पे और पेशेंट के डिस्कशन पे बेस पे कोई भी मेडिकेशन जो उसे देनी है, एप्रोप्रिएट ड्रग देनी है, उसका चूज कर सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है। और मेडिकेशन को जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे मेडिकेशन अवेलेबल है कि नहीं, उसकी डोजिंग, उसकी कन्वीनियंस, उसकी कॉस्ट को, हर एक चीज को देखते हुए जो क्वालिटी आपको मेडिकेशन में मेंटेन करनी होगी कि सही दवा सही पेशेंट को सही तरीके से सही कॉस्ट पे देना, ये फार्मासिस्ट की रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। साथ ही साथ ये भी हमेशा बताएं कि कैसे ड्रग यूज करना है, पेशेंट की काउंसलिंग जरूर करें। देखो फार्मासिस्ट का रोल तो यही होगा ना जब दवा को देता है कि दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, कोई दवा का डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, कोई साइड इफेक्ट आ जाए तो क्या करना है, कोई मेडिसिन आप रोक दिए हो तो क्या करना है, या कोई मेडिसिन रोकने के बाद कैसे आपको बिहेव करना है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन या एडवाइस उसके दवा से फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, कोई दवा खाना भूल गए हो तो क्या करना है, तो ये सारी चीजें आप एडवाइस के तौर पे पेशेंट को देने का काम करते हो। तो ये तो हो गया रोल। तो हमने क्या देख लिया, ओटीसी का डिफिनीशन, नीड ऑफ फार्मासिस्ट और यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये देख लिया। अब चलो ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया ये देखेंगे और उसके बाद काउंसलिंग टेक्निक, काउंसलिंग फॉर ओटीसी मेडिकेशन, अलग अलग ओटीसी मेडिकेशन की काउंसलिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। चलो ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन का जो मार्केट है या ओटीसी जो ड्रग चलती है वो कितने ब्रॉड लेवल पे है। तो वर्ल्ड वाइड की अगर बात कर ले जो ओटीसी मेडिकेशन है ना, वो दिन पर दिन फ्यू डिकेड्स में आपका ओटीसी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। रिसेंट स्टडी ये बताती है कि ओटीसी का मार्केट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आने वाले जो 5 साल में और भी बढ़ने वाला है। अगर हम कोविड-19 की बात कर लें उसके बाद से, जब पैंडेमिक आई थी ना, तो ओटीसी मेडिकेशन या ओटीसी मेडिसिन की जो मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ी है। जैसे बुखार हो गया, कोई एलर्जी हो गई, कोई आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई एंटी डैंड्रफ वाली बात है, यानी ऐसे छोटे मोटे जो भी एलिमेंट्स है उसका क्या करते हैं पेशेंट बिना डॉक्टर से सलाह के आप ओटीसी के द्वारा वो ले रहे हैं। तो वही बताया गया है ओटीसी का मार्केट दिन पे दिन ग्रो होता जा रहा है। मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि ओटीसी मार्केट को ग्रो करा रहे हैं इंडिया में? तो मेजर फैक्टर यही है कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है ना सेल्फ मेडिकेशन वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कंज्यूमर खुद से ही, जैसे क्या हुआ गूगल से देख लिया यूट्यूब से देख लिया या ऐसी थोड़ी बहुत उसको जानकारी है तो वहां पे खुद से ही वो डॉक्टर से सलाह न लेके ओटीसी को प्रिफर कर रहा है। ये कारण है ओटीसी मार्केट को बढ़ने का। और क्या है इजी एक्सेस, देखो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं जाना है, सिंपली आप मेडिकल की दुकान पे गए या घर बैठे ऑनलाइन करा लिए। तो वो कारण है कि ओटीसी मार्केट बढ़ रहा है। कन्वीनियंस, आसानी है, आपको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो वो कन्वीनियंस के कारण आपका ओटीसी मार्केट बढ़ रहा है। साथ ही साथ टाइम सेविंग ग्रोथ हो रहा है, परचेसिंग पावर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है वो टाइम उनका बच रहा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, तो ओटीसी मेडिकेशन वो प्रीफर करते हैं। और फास्ट रिलीफ और हाई कंसल्टिंग फी जो फिजिशियन की है ना, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए, और वो भी फैक्टर है, वो भी कारण है जिसके कारण से ओटीसी मार्केट बढ़ रहा है। तो ये कुछ मार्केट, ओटीसी मार्केट क्या है, मेडिसिन का इंडिया में क्या ग्रोथ है उसको बताया गया है। अगर इंडिया की बात कर लें तो जो रेगुलेटरी या रेगुलेशन है जो कि ओटीसी मार्केट को कंट्रोल करती है वो कुछ एक्ट और रूल हैं, जैसे आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 की बात की जा रही है। इसमें भी ओटीसी मेडिकेशन के बारे में बताया गया है। अलग अलग इस एक्ट में अलग अलग जो शेड्यूल होते हैं, उन्हीं में से एक शेड्यूल के है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है, और वो आपका
किसके अंदर, आपके हाउस होल्ड रेमेडीज के अंतर्गत लिस्ट है। अब इस लिस्ट में क्या होता है कि अलग अलग ओटीसी मेडिसिन की लिस्ट है। ओटीसी मेडिकेशन में कौन कौन सी दवाइयों को डाला गया है उसकी बात की जा रही है, जिसमें आपका पैरासीटामोल ड्रग ये ओटीसी में आएगी। एनाल्जेसिक कोई दर्द निवारक बाम है, कोई एंटासिड एसिडिटी का प्रिपरेशन है, कोई ग्राइप वाटर है बच्चों का, और इनहेलर है जिसमें आपका कोल्ड जैसे जुकाम को ट्रीट करने का, कोई सिरप है, कोई लोजेंसेस है, कोई पिल्स है, कोई टैबलेट है कफ का, ये सब भी ओटीसी में आएगी। लिनीमेंट है एक्सटर्नल यूज के लिए स्किन पे, कोई ऑइंटमेंट है, कोई अगर जल गए बर्नॉल वगैरह वो है, कोई अब्जॉर्बेंट है, कॉटन वूल है, कैस्टर ऑयल है, लिक्विड पैराफिन है, यूकेलिप्टस ऑयल है, कोई टिंक्चर है, आयोडीन है, टिंक्चर बेंजोइन है। तो ये सब के सब आपके शेड्यूल में यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत ओटीसी मेडिकेशन के अंतर्गत डाली गई है। तो ये सब चीज आपका इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो आप बिना डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। अब अगर उसी में लास्ट टॉपिक बात की जाए काउंसलिंग फॉर ओटीसी मेडिकेशन, देखो यहाँ पे सिलेबस में हम देख सकते हैं ना, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। हमने यही तो पढ़ा कि ओटीसी मेडिकेशन होती क्या है, उसका डिफिनीशन, नीड और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, और यहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। लास्ट में ये पढ़ेंगे हम काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। जी हाँ, ओटीसी जो मेडिकेशन है, चाहे वो जुकाम की बात कर ली जाए, कब्ज की बात कर ली जाए, अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे काउंसलिंग क्या देनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है ना। तो ओटीसी मेडिकेशन की काउंसलिंग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या काउंसलिंग, क्या सलाह देनी है, जिसमें आपका कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, फिर पेन की, बॉडी एक की बात कर लें, हेडेक की बात कर लें, डायरिया की बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बात करेंगे, बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी उसकी बात करेंगे। तो ये 3-4 जो कैटेगरी है जहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन बहुत ज्यादा दी जाती है, उसमें क्या क्या काउंसलिंग के टिप्स होंगे, काउंसलिंग क्या क्या की जाएगी, क्या क्या सलाह दी जाएगी। देखो जब भी हम ओटीसी मेडिकेशन दे रहे हैं ना, जो आपका वहां पे एडीआर भी कॉज कर सकते हैं। देखो ओटीसी मेडिकेशन ऐसा तो है नहीं कि वो काम ही कर रहा है हमेशा, एडीआर भी कॉज करेगा, साइड इफेक्ट देगा, एलर्जी कॉज करेगा, किसी ड्रग से इंटरेक्शन भी हो सकता है, किसी फूड से इंटरेक्शन हो सकता है। तो हमेशा ही वहां पे प्रिकॉशन की नीड होगी। जब भी हम डिस्पेंस कर रहे हैं, जब भी हम ओटीसी मेडिकेशन, हम एज अ फार्मासिस्ट है, तो हम जब भी पेशेंट को ओटीसी मेडिकेशन देते हैं तो हमेशा उसे सलाह देने का काम करेंगे। फार्मासिस्ट को हमेशा पेशेंट को दो चीज हमेशा बोलनी पड़ेगी कि अगर आपको क्या कहता है कि कोई भी आपकी कंडीशन है, कोई भी सिम्टम है, अगर दवा लेने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रही है, आप दवा ले रहे हो फिर भी वो चीजें ठीक नहीं हो रही है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हमेशा पेशेंट आपको किससे कांटेक्ट करेगा, फिजिशियन से। जी हाँ, अगर आप ओटीसी मेडिकेशन जैसे आप दे रहे हो ना कि अगर नहीं सही हुआ तो कोशिश करना कि डॉक्टर से सलाह ले लेना, ये हमेशा बोलना है। और साथ ही साथ कोई भी ड्रग दे रहे हो तो कैसे यूज करना है, कैसे उसमें कोई सावधानी रखनी है, या क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इन सारी चीजों के बारे में भी बताना, काउंसलिंग करना कि दवा कैसे लेनी है, किस चीज के साथ लेनी है, कोई डोज भूल जाओ तो क्या करना है, कोई डबल डोज कर दिया तो क्या करना है, कोई स्किप कर दिया या किसी का साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्या करना है। तो ये सब काउंसलिंग के टिप्स है ना। और ये काउंसलिंग के टिप्स जब ओटीसी मेडिकेशन आप देते हो, जब दवा देते हो, उस दौरान भी तो देनी पड़ेगी, उस दौरान भी तो काउंसलिंग के दौरान होगा। अब जैसे कॉमनली अगर हम ओटीसी मेडिकेशन या ओटीसी फॉर्मुलेशन जो है उसमें क्या क्या एडवाइस देंगे, जैसे किसी पेशेंट को जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, अब कॉमन कोल्ड हो गया, वो आपके पास आया, फार्मासिस्ट हो आप, तो उसकी बीमारी क्या है, जुकाम है, बंद नाक है, सर दर्द है या फिर हेडक है, तो वो सारी चीजें जब होती है ना तो उसमें सिम्टम क्या आता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में जकड़न हो जाती है, बुखार आ जाता है, दर्द होने लगता है, कफ होता है, आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, तो ये सब किसके सिम्टम है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम है। और जब कॉमन कोल्ड होता है ना तो उस दौरान ओटीसी मेडिकेशन में क्या, नेजल डीकंजेस्टेंट दिया जाता है, एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामिनिक दिया जाता है, दर्द के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए जाता है, एंटीटसिव दिया जाता है, तो ये मेडिकेशन उस समय दी जाती है। और काउंसलिंग के टिप्स क्या होगा, जैसे आपका जो नेजल डीकंजेस्टेंट दिया जाता है ना, वो आपका एनाल्जेसिक के साथ, आपका जो नेजल डीकंजेस्टेंट या जो एनाल्जेसिक है ना, वो किसको, जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंशन वाले, हाई बीपी वाले हैं, जो डायबिटीज पेशेंट है, उनमें बहुत सावधानी से, उनमें नहीं रिकमेंड किया जाता है। तो वहां पे काउंसलिंग टिप्स है। कोई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, वो ड्राउजीनेस कॉज करती है, थोड़ा सा उबासी लाती है, थोड़ा सा सुलाया सुलाया फील करती है, तो उनको ऐसे पेशेंट जो कि सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रैंकुलाइजर ले रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हैं, तो उनमें अवॉइड करनी चाहिए, उनमें नहीं दी जानी चाहिए। ये काउंसलिंग टिप्स है। फिर जो एनासिड है, वो आपके जो पेन और फीवर वाली दवाएं हैं, पैरासीटामोल वगैरह है, वो स्टोमक को अपसेट कर सकता है, डिस्पेप्सिया कॉज कर सकता है, तो उनको भी फूड, मिल्क या एंटासिड के साथ नहीं लेनी चाहिए।
या अल्कोहल वगैरह के साथ अवॉइड करना चाहिए। तो ये जब जुकाम वाले, जुकाम भी क्या है एक ओटीसी मेडिकेशन इसमें चलती है, तो वहां पे आपको ये काउंसलिंग टिप्स देनी पड़ेगी, है ना। यही तो है ना कि हमारा टॉपिक क्या था कि काउंसलिंग टिप्स क्या क्या होगी ओटीसी मेडिकेशन में, तो कोल्ड में यही काउंसलिंग टिप्स होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, हेडक हो रहा है, मसल जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होगा, कभी कभी एक्यूट, कभी कभी क्रोनिक पेन होगा। तो वहां पे पेन वाली दवाई जैसे एनेसेड की बात कर ली जाए, एस्प्रिन हुआ, इबुप्रोफेन हुआ, कीटोप्रोफेन हुआ, नेप्रोक्सेन हुआ, एस्टामिनोफेन हुआ, ये सारी चीजें ही तो यूज की जाती है पेन में। अब भैया पेन में जब दवाई देते हो तो काउंसलिंग की टिप्स क्या होगी कि जो एस्पिरिन ड्रग है वो जीआई इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना चाहिए। तो भैया ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क हो सकता है अगर आप वारफेरिन के साथ ले रहे हो, तो इस कंडीशन में ये काउंसलिंग टिप देनी पड़ेगी। एस्टामिनोफेन की बात कर ले, सेफ है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइयर डोज दे दी है ना, बहुत ज्यादा वो डोज ले लिया तो लीवर में प्रॉब्लम कर सकता है, लीवर डैमेज कर सकता है। तो ये पेन के दौरान जब मेडिकेशन ले रहे हो तो क्या काउंसलिंग टिप्स है ओटीसी मेडिकेशन का। फिर डायरिया भी उस कंडीशन में ओटीसी दिया जाता है, ओटीसी मेडिकेशन। तो वहां पे क्या होता है, डायरिया कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा लेटरिन आपकी पतली हो जाती है, फ्रीक्वेंटली पास होती है, वाटरी स्टूल होता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, है ना। तो ओटीसी वहां पे मेडिकेशन जैसे बिस्मथ सब्सैलिसिलेट, कायोलिन हुआ, लोपेरामाइड चलाया जाता है, लैक्टोबैसिलस चलाया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल की चीजें और ओआरएस वगैरह दिया जाता है। तो वहां पे आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि बराबर फ्लूइड डाइट और ये सारी चीजें लेते रहो, हल्का खाना, अब्जॉर्बेंट जो भी आपका 2 आवर पहले लेना चाहिए जब आप मेडिकेशन ले रहे हो उस समय। लोपेरामाइड जो ड्रग दे रहे हो वो ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन ये सब कॉज कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बताना है। तो ये काउंसलिंग टिप्स डायरिया के केस में हो सकती है। फिर बहुत ज्यादा किसी को कब्ज है, अब कब्ज वाला है, कब्ज में क्या होता है कि कब्ज में पेट साफ नहीं होता, स्टूल हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है या स्टूल पास ही नहीं हो पाता, तो उस दौरान जो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, सलाइन लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, कैस्टर ऑयल जैसे प्रोडक्ट आपको दिए जाते हैं। तो वहां पे बल्क लैक्सेटिव को आपका लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वाटर को पीने की सलाह देनी होगी, है ना। काउंसलिंग के दौरान आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर आप बोलोगे पीने को। सलाइन लैक्सेटिव जो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है। पेशेंट ऐसे जिसमें किडनी की डिजीज है, किडनी इंपेयरमेंट है, तो वहां पे मैग्नीशियम कंटेनिंग जो लैक्सेटिव है उसको नहीं देना है। तो ये काउंसलिंग टिप आप कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को गैस है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, यानी कि जलन हो जाता है, अपच हो जाता है, डकार आती है, सीने में जलन, तो वहां पे एंटासिड चलता है, H2 एंटागोनिस्ट चलता है, सिमेट्रिडिन, रेंट्रिडिन, ये सारी चीजें चलती है। तो वहां पे आपको काउंसलिंग ये देनी है कि जो पेशेंट थियोफाइलिन, वारफेरिन, फेनिटॉइन ऐसे ड्रग ले रहे हैं उनको H2 एंटागोनिस्ट नहीं देनी है। जब भी आप एसिड ले रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, तो वहां पे प्रिकॉशन ये लेना पड़ेगा कि जो अभी ड्रग है, जो भी किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनमें बहुत ध्यान से डोज को निर्धारित करके ही देना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको डोज नहीं देना है ना। तो ये चीजें चाहे अलग अलग, चाहे हाइपर एसिडिटी की बात कर ले, कब्ज कॉन्स्टिपेशन की बात कर ले, डायरिया की बात कर ले, और फिर पेन, बॉडी एक की बात कर ले, या फिर कॉमन कोल्ड, ये सभी ओटीसी मेडिकेशन चलाई जाती है। तो इसमें क्या काउंसलिंग है, क्या काउंसलिंग टिप्स है, इसको आप देख के अलग अलग जब लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिख सकते हो। इस पूरे टॉपिक में आज वाले चैप्टर 8 के पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा दिया। चैप्टर 8 का पार्ट 1 था ओवर द काउंटर मेडिकेशन का डिफिनीशन, नीड, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ओटीसी मेडिकेशन का डिस्पेंसिंग और इंडिया के अंदर और काउंसलिंग प्रोडक्ट, है ना। तो इस दौरान ये हमने पार्ट 1 खत्म कर दिया। पार्ट 2 में आगे हम सेल्फ मेडिकेशन वगैरह जो भी पढ़ाना होगा इसको पढ़ा देंगे। पार्ट 3 में भी आगे चलेंगे, टोटल 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि जो चैप्टर 7 तक हो चुके हैं ना, 7 चैप्टर वो जाके कर लेना आप वीडियो सेक्शन से, वो सब कुछ मिल जाएगा। अब हम चैप्टर 8 के पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए ये पूरा रिवाइज कीजिए, बुक नोट्स वगैरह भी प्रीफर कीजिए, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।